हेलो डियर लर्नर्स, कैसी चल रही है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन? बढ़िया। चलिए आज हम शुभारंभ करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली सीरीज का। इसमें हम आपके लिए पार्ट ए लेकर के आए हैं, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पहली यूनिट है हमारी जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें कर लेते हैं। आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास आ गए हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको अपने एग्ज़ाम्स की बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन करनी है। यानी वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे उन्हें अच्छे से समझना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना है। एक कॉपी पेन ले लीजिए और क्वेश्चंस में जो नोट पॉइंट्स बताए जाएं उन्हें साथ साथ लिखते हुए चलना है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है या आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में जा कर के पूछ लीजिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से आपको एक राइट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हीट एंड टेम्परेचर आर। हीट और टेम्परेचर क्या होते हैं? ऑप्शंस हैं, 2 नेम्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर बी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी वाइल टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस। ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी वाइल हीट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं कि हीट हमारा क्या होता है, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी वाइल टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाते हैं, तो अच्छे से इनको पढ़ना है, समझना है। हमने आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाया भी है कि हीट हमारी एनर्जी के फॉर्म में यूज होती है और जो टेम्परेचर होता है वो ये बताता है कि वस्तु ठंडी है या गर्म है, ठीक है? तो उसको कौन बताता है? टेम्परेचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हीट गिवन टू एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल कंडीशन इज यूज्ड। जो हीट होती है हमारी आइडियल गैस के लिए, ठीक है, इन आइसोथर्मल कंडीशन, समतापीय प्रक्रम में, वो कैसे यूज होती है? ऑप्शंस हैं, इन राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने में। ऑप्शन नंबर बी है इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल वर्क करने में। ऑप्शन नंबर सी है इन राइजिंग टेम्परेचर एंड डूइंग एक्सटर्नल वर्क, टेम्परेचर बढ़ाने और एक्सटर्नल वर्क करने में। ऑप्शन नंबर डी है इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है? ये आपने पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। अब यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस की कंडीशन है, तो आइसोथर्मल की प्रोसेस की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। और हम जानते हैं कि टेम्परेचर जो होता है अगर वो कांस्टेंट है तो किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी हमारी जीरो हो जाएगी। और इंटरनल एनर्जी जीरो होने की वजह से, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी जीरो होने की वजह से डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू। तो विच ऑप्शन इज राइट? इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से आपको बारीकी से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाना है और बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल? ऑप्शंस दे रखे हैं, हीट कंडक्शन, चेंज ऑफ स्टेट, डिफ्यूजन, रेडिएशन। तो हमें पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल प्रोसेस होती क्या है। रिवर्सिबल प्रोसेस में आप इनिशियल स्टेट से अनदर स्टेट में जाते हो और पुनः वापस आते हो इनिशियल स्टेट में बिना किसी चेंज के, यानी ना तो सिस्टम में चेंज होना चाहिए ना ही सराउंडिंग में चेंज होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो गलत होगा, ठीक है? चेंज ऑफ स्टेट जो होती है वो हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। डिफ्यूजन भी हमारी इरिवर्सिबल होती है और रेडिएशन भी हमारी इरिवर्सिबल होती है। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चेंज ऑफ स्टेट हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस। ऑप्शंस हैं, हैज ओनली 2 वैल्यूज, Cp एंड Cv,
has a unique value at a given temperature, can have only values between 0 to infinity, depends upon the mass of the gas। जो हमारी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है किसी भी गैस के लिए वो हमारी 0 से इनफाइनाइट के लिए होती है, तो हमारा सी ऑप्शन इस वजह से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू। कितना सिंपल क्वेश्चन है और पहला ही कॉन्सेप्ट है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने देखा था, अगर हमारे दो सिस्टम के टेम्परेचर्स इक्वल हैं किसी थर्ड सिस्टम के साथ तो आपस में भी उनके टेम्परेचर्स इक्वल होंगे। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा किससे रिलेटेड है? टेम्परेचर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पाथ इंडिपेंडेंट। अब हमारा पाथ इंडिपेंडेंट क्या होता है, कौन सा फंक्शन होता है वो हमें बताना है। ऑप्शंस हैं वर्क, हीट, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी जो होता है वो हमारा पाथ पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि यह एक स्टेट फंक्शन होता है, इसलिए सिस्टम की जो इनिशियल और फाइनल स्टेट होती है सिर्फ उस पर ही डिपेंड करता है। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसकी कंडीशंस क्या होती हैं? ऑप्शंस हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ऑल ऑफ द एबव। तो हमने पढ़ा है कि थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम के लिए हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए और केमिकल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। ऑल ऑफ द एबव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस द क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापीय प्रक्रम में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है? ऑप्शंस हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ऑल ऑफ द एबव। तो इसको पढ़ के ही समझ आ गया होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट रहता है, आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट रहता है और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है। इनमें से एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है और बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको अच्छे से पढ़ाया भी गया है आपको, तो इसको ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए एडियाबेटिक प्रोसेस जो होती है, द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज गिवन। हमें प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन बताना है। ऑप्शंस हैं पी बराबर कॉन्स्टेंट, ऑप्शन नंबर बी है पी की पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट, ऑप्शन नंबर सी है पी की पावर गामा बी बराबर कॉन्स्टेंट, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। तो हमने पढ़ा है जो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है आइडियल गैस के लिए, उसमें जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन होता है वो पी की पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है? ऑप्शंस हैं नो हीट इंटर्स और लीव द सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है नो वर्क इज डन बाई और ऑन द सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। तो फ्री एक्सपेंशन में गैस में कुछ इस तरह से होता है कि सिस्टम में कोई भी हीट ना तो इंटर करती है और ना ही सिस्टम को लीव करती है, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, और साथ ही साथ सिस्टम से और सिस्टम पर कोई भी वर्क डन नहीं होता। तो इन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो फ्री एक्सपेंशन में नो हीट इंटर्स और लीव द सिस्टम, ये भी बिल्कुल करेक्ट होगा। नो वर्क इज डन बाई और ऑन द सिस्टम, ये भी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, द इफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन इज गिवन बाय। ऑप्शंस हैं वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, ऑप्शन नंबर बी है 1 माइनस T2 अपॉन T1, ऑप्शन नंबर सी है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए होंगे। तो इसमें आपको पता है कि वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट होता है और 1 माइनस T2 अपॉन T1 भी होता है अगर टेम्परेचर के टर्म्स में लिखते हैं, और अगर हीट के टर्म्स में लिखते हैं तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 भी होता है। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, फॉर ए कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन के लिए ऑप्शंस दे रखे हैं, Q1/Q2 बराबर T1/T2 होता है या Q1/Q2 बराबर T2/T1 होता है। ऑप्शन नंबर सी में है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। तो कार्नोट इंजन की अगर हम बात करते हैं, जो हीट होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी इसमें सोर्स और सिंक की जो हीट होती है उसी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर्स होते हैं। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, Q1/Q2 बराबर T1/T2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड बाई। जो एंट्रोपी में चेंज होता है किसी भी सिस्टम की, वो कैसे डिफाइन होता है? ऑप्शंस हैं Q/T, BT, P/B, नन ऑफ द एबव। तो एंट्रोपी से करते क्या है? एंट्रोपी से किसी भी सिस्टम का जो डिसऑर्डर है या उसकी रैंडमनेस, उसको मेज़र किया जाता है। एंट्रोपी चेंज का जो फार्मूला होता है वो मैंने आपको पढ़ाया है, S बराबर क्या होता है? Q/T। ठीक है, यहाँ पर जो T है वो हमारा कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और Q जो है वो हीट ट्रांसफ़र है। तो यहाँ से विच ऑप्शन इज़ राइट? ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। अगर आपको ये ऑप्शंस पता है तो अपने मन में इनको रख के पहले ही फिर बाद में इसका सोल्यूशन देखिए, इससे आपके और ज़्यादा पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस लॉ इज नोन एज। जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी आइडियल गैस की, वो हमारी वॉल्यूम पर इंडिपेंडेंट करती है, कांस्टेंट टेम्परेचर है तब। यह लॉ किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं न्यूटन्स लॉ, जूल्स लॉ, स्टीफन्स लॉ, वॉन्डरवॉल्स लॉ। तो इन ऑप्शंस में से जो जूल्स लॉ होता है वो कहता है कि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो वॉल्यूम और प्रेशर के इंडिपेंडेंट होती है। ये केवल किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। तो विच ऑप्शन इज राइट? जूल्स लॉ। ठीक है, जूल्स लॉ कहता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, इंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस तरह से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल। अब इसमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सी रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। ऑप्शंस हैं फ्री एक्सपेंशन, थ्रोटलिंग, ऑप्शन नंबर सी है आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, ऑप्शन नंबर डी है आइसोबैरिक प्रोसेस। तो इसमें से आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस ही हमारी रिवर्सिबल होती हैं, बाकी ये इरिवर्सिबल होती है, हम देख चुके हैं। थ्रोटलिंग भी इरिवर्सिबल होती है और आइसोबैरिक प्रोसेस भी इरिवर्सिबल होती है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताना है आपको, क्या होगा? ऑप्शंस हैं dW बराबर du, ऑप्शन नंबर बी है du बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी है du बराबर -dW और ऑप्शन नंबर डी है du बराबर dH प्लस 2dW। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है dQ बराबर du प्लस dW। ठीक है, अब यहाँ पर बात करी गई है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए dQ का जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। अब dQ की वैल्यू 0 होने की वजह से 0 बराबर क्या हो जाएगा? du प्लस dW हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम du को इधर ले आते हैं या dW को बराबर के उधर ले जाते हैं तो माइनस का dW हो जाएगा। ठीक है, तो du बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का dW। विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो गलत जाएगा। बस आपको थोड़ा सा मन में अपने कॉन्फिडेंस रखना है, चीज़ों को अच्छे से समझते हुए बारीकी से करते चले जाना है।
अगर आपने कॉन्सेप्ट्स बहुत बारीकी से नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली सीरीज में ऐसे ही कुछ नोट पॉइंट बताए जाएंगे जिनको आपको बारीकी से समझना है और कॉपी पेन ले करके उनको नोट डाउन भी कर लेना है, जिनसे आपको एग्ज़ाम से पहले थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, इन विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in there no flow of heat between the system and the surrounding। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि किस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हीट हमारी फ्लो नहीं होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ऑप्शंस हैं आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जो होती है उसमें हमारी हीट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ट्रांसफ़र नहीं होती या फ्लो नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कार्नोट साइकिल द फर्स्ट स्टेप इज। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कार्नोट साइकिल में आपने 4 स्टेप्स पढ़े हैं और इनमें से आपसे कोई भी स्टेप पूछ सकते हैं। ऑप्शंस हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो जो कार्नोट साइकिल का फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हम पिस्टन को थोड़ा सा रिलीज करते हैं, तो पिस्टन को रिलीज करने की वजह से वहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन की प्रोसेस होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस विच टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है लेकिन इस तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपसे ये पूछ सकते हैं। ऑप्शंस हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक। तो हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए रियल गैस डिपेंड्स अपॉन। ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पिछले साल भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। रियल गैस और आइडियल गैस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो ऑप्शंस हैं ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द गैस, ओनली ऑन द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ओनली ऑन द प्रेशर ऑफ द गैस, बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो रियल गैस के केस में इंटरनल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। इसलिए रियल गैस की बात करें तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो हमारी टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पर डिपेंड करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि रियल गैस के केस में हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगी और साथ ही साथ वॉल्यूम पर भी डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में पूछ रहा है। ऑप्शन हैं पीएच कांस्टेंट, बीच कांस्टेंट, टीच कांस्टेंट, एसएच कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन्स लॉ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हमने पढ़ाया है आपको। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 24। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड अपॉन। हमने कहा था ना आइडियल गैस वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए और रियल गैस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमसे आइडियल गैस के केस में पूछ रहा है कि इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी। ऑप्शंस हैं प्रेशर ओनली, वॉल्यूम ओनली, टेम्परेचर ओनली, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ। यहाँ से बच्चे कई बार गलती करते हैं और रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में डिफरेंस ना पता होने के कारण सब में लगा देते हैं टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ। तो यहाँ पर आइडियल गैस के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो एब्सेंट अज्यूम किया जाता है और इसमें सभी कोलिजन्स परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, इसलिए गैस में केवल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है, जिस वजह से आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि गैस में केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से इंटरनल एनर्जी हमारी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25।
वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आपको आराम से क्वेश्चंस को समझ करके करना है, ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे से स्कोर करना है तब, वरना कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। आइसोथर्मल एक्सपेंशन की प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जो होगी वो आइडियल गैस की क्या होगी? ऑप्शंस हैं इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन कांस्टेंट, बिकम्स जीरो। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया? आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है। एक्सपेंशन का मतलब क्या है? सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक। अब यहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो इस वजह से आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्शंस हैं इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, इज ए स्टेटमेंट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, इज ए स्टेटमेंट ऑफ प्रेशर इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर के बारे में बात करता है, तो यहाँ पर इज ए स्टेटमेंट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, एन इंडिकेटर डायग्राम इज। इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है? ऑप्शन है पीबी डायग्राम, पीटी डायग्राम, बीटी डायग्राम, ऑल ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा है इंडिकेटर डायग्राम का जो ओरिजिनली नेम है वो क्या होता है? पीबी डायग्राम। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कराया भी गया है, जिसका रिजल्ट निकल के आता है उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है हमारा, द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व आर रिलेटेड एज। ऑप्शन नंबर ए है आइसोथर्मल कर्व स्लोप इज इक्वल टू एडियाबेटिक कर्व स्लोप, आइसोथर्मल कर्व स्लोप इज इक्वल टू गामा इंटू आइसोथर्मल कर्व स्लोप, एडियाबेटिक कर्व स्लोप इज इक्वल टू गामा इंटू आइसोथर्मल कर्व स्लोप। ऑप्शन नंबर डी है एडियाबेटिक कर्व स्लोप इज इक्वल टू 1/2 इंटू आइसोथर्मल कर्व स्लोप। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक कर्व्स के बीच में अगर हम स्लोप निकालते हैं तो वहाँ पर एडियाबेटिक कर्व स्लोप हमारा गामा टाइम्स आता है आइसोथर्मल कर्व स्लोप के। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा, एडियाबेटिक कर्व स्लोप इज इक्वल टू गामा इंटू आइसोथर्मल कर्व स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, द प्रेशर ऑफ गैस पी एंड इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ई आर रिलेटेड एज। प्रेशर पी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ई किसी भी गैस के लिए वो क्या होती है? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको आइडियल गैस इक्वेशन लेकर के चलनी पड़ेगी। आइडियल गैस इक्वेशन होती है हमारी PV बराबर nRT, ठीक है। और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस वो E बराबर क्या हो जाएगा? 3/2 nRT, ठीक है। ये हमारी इक्वेशंस बन गई। इक्वेशन नंबर 1 अगर इसको डालना चाहें तो डाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इसको डाल सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम के लिए B बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो वहाँ से P बराबर कितना बचेगा? केवल nRT बचेगा, ठीक है। P बराबर nRT बचेगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 2 में nRT की जगह हम अगर P रख दें तो E बराबर हमें क्या मिल जाएगा? E बराबर 3/2 इंटू में ये P हो जाएगा। अगर ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में उठा के रखते हैं P की, तो यहाँ से हमें संबंध जो निकल के आएगा P बराबर अगर हम निकालें तो 2 इधर आ जाएगा और 3 में आ जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू में E। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ आ जाना चाहिए कि किस तरह से इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, in adiabatic expansion of an ideal gas the quantity which remains constant is the।
एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात करिए आइडियल गैस के लिए, ऑप्शंस हैं अमाउंट ऑफ हीट, टेम्परेचर, बोथ द अमाउंट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो यहाँ पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन है आइडियल गैस के लिए, हमारी अमाउंट ऑफ हीट ही कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस इज एफ, द वैल्यू ऑफ गामा विल बी। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ा है 1 + 2/f। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 + 2/f। नेक्स्ट है हमारा द वैल्यू ऑफ Cv फॉर 1 मोल ऑफ नियॉन गैस। नियॉन गैस हमारी कैसी होती है, नियॉन गैस हमारी मोनो एटॉमिक गैस होती है। वहाँ से अगर हम Cv की वैल्यू देखेंगे तो Cv की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3R/2 और ऑप्शन हमारा यहाँ से सही हो जाएगा बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 33 द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। मीन काइनेटिक एनर्जी की बात करी गई है, तो यहाँ पर हमें पता है कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से टोटल एनर्जी जो होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी आल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। इसलिए मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 1/2 kT। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1/2 kT। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 34 द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए डायएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स आर। डायएटॉमिक गैस के लिए नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉर एन एडियाबैटिक चेंज द रिलेशन बिटवीन टी एंड वी इज। एडियाबैटिक चेंज के लिए जो टी और बी के बीच में रिलेशन होता है वो डायरेक्ट मैंने आपको पढ़ाया है टी वी की पावर गामा -1 = कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से ये सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। टी वी की पावर, ये पावर लगी हुई है, टी वी की पावर गामा -1 = कांस्टेंट, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 36 इन विच प्रोसेस नेट वर्क डन इज 0। नेट वर्क डन किस प्रोसेस में 0 होगा? ऑप्शंस हैं साइक्लिक, फ्री एक्सपेंशन, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क डन होता है वो प्रेशर और वॉल्यूम का फंक्शन होता है, ये तो हम जानते हैं। फ्री एक्सपेंशन में कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना होने की वजह से कोई भी वर्क डन नहीं होता, इस वजह से फ्री एक्सपेंशन में हमारा वर्क डन 0 होगा, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल प्रेशर होता ही नहीं है। ठीक है, विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 इन विच प्रोसेस नो हीट इज रिक्वायर्ड। लो, नो हीट रिक्वायर्ड होती है किस प्रोसेस में? ऑप्शंस हैं आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, फ्री एक्सपेंशन। फिर से हमसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया है और ऑप्शन हमारा फ्री एक्सपेंशन ही ठीक होगा। क्यों? क्योंकि फ्री एक्सपेंशन में गैस फ्रीली एक्सपेंड करती है, जिसका मतलब है कि वॉल्यूम चेंज 0 होगा, इसलिए वर्क डन भी 0 होगा। जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि वर्क डन 0 होता है। अब साथ ही चैम्बर इसका इंसुलेटेड होने की वजह से हीट ट्रांसफ़र भी 0 होगा। अब नो हीट ट्रांसफ़र होगी तो यहाँ से फ्री एक्सपेंशन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 इन विच प्रोसेस देयर इज ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है कौन सी प्रोसेस में? आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में, फ्री एक्सपेंशन में, साइक्लिक प्रोसेस में। अब यहाँ पर आइसोथर्मल की बात करें, फ्री एक्सपेंशन की बात करें या साइक्लिक प्रोसेस की बात करें, इन सभी प्रोसेस में जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहता है और एडियाबैटिक जो प्रोसेस होती है उसमें हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एडियाबैटिक प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ से हमारा हीट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेजेस में पूछा गया है, इसलिए आपको करा गया। नेक्स्ट है हमारा द इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट इज। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस हैं 1, 0, 26.81, 16.81%।
तो ये हमसे परसेंटेज में भी पूछ रहा है। अब हमें पता होना चाहिए कार्नोट इंजन की इफ़िशेंसी जो होती है उसका फार्मूला होता है ईटा परसेंटेज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू में 100%। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। अब सोर्स का जो टेम्परेचर है, सोर्स यहाँ पे क्या होगा, स्टीम। ठीक है, और आइस क्या हो जाएगी, हमारी सिंक हो जाएगी। अब स्टीम पॉइंट को अगर हम सोर्स मानते हैं तो उसका टेम्परेचर स्टीम पॉइंट के लिए क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस के लिए अगर आप देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, 373 केल्विन हो जाएगा। और अगर आइस के लिए देखेंगे तो T2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब ये वैल्यूज़ उठा करके आप उधर रखेंगे तो 1 माइनस T2 की जगह क्या हो जाएगा 273 केल्विन हो जाएगा, और T1 की जगह कितना हो जाएगा 373 केल्विन हो जाएगा, इनटू में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 26.81% इसको सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ये भी इंपॉर्टेंट है। ए कार्नोट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस, इट्स एफिशिएंसी विल बी। इसमें भी आप सेम फार्मूला लगाओगे ईटा परसेंटेज बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। T2 की जगह आप वैल्यू रखोगे 50 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 यानी 323 केल्विन, और T1 की जगह वैल्यू रखोगे 100 डिग्री सेल्सियस यानी 100 प्लस 273 यानी 373 केल्विन। इसको रखने के बाद अगर आप सॉल्व करोगे तो सेम आप उसी मेथड से सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 13.4%। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। इसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, ईटा परसेंटेज वाले फार्मूले से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो इनको करके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 42। द डोर ऑफ रनिंग रेफ्रिजरेटर इनसाइड ए रूम इज लेफ्ट ओपन, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट दिखाना है आपको। अगर हम किसी भी रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन छोड़ देते हैं किसी रूम के अंदर, द रूम विल बी कूल्ड स्लाइटली, द रूम विल बी वार्म्ड अप ग्रेजुअली, द रूम विल बी कूल्ड टू द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल रिमेन अनअफेक्टेड। तो हमें पता है अगर हम रेफ्रिजरेटर को ओपन छोड़ देते हैं, और रेफ्रिजरेटर हमारा क्या है एक हीट इंजन है, तो हमारा कमरा क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की इस सीरीज का। और जितने भी इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन कराए हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट यूनिट से आपके लगभग 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कवर कर दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे या न्यूमेरिकली आपको पूछ लिए जाएंगे, तो उनको भी आप आसानी से कर लोगे अगर आपने इन क्वेश्चंस को बारीकी से समझा है। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 43। द फिजिक्स अंडरलाइंग द वर्किंग ऑफ ए रेफ्रिजरेटर क्लोजली रिसेंबल द फिजिक्स अंडरलाइंग। ऑप्शंस हैं आइस फॉर्मेशन, हीट इंजन, वेपर कंप्रेशन मशीन, वेपराइजेशन ऑफ वाटर। तो जो रेफ्रिजरेटर होता है वो हमारा कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है? तो जो रेफ्रिजरेटर होता है वो हमारा हीट इंजन की तरह वर्क करता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। तो आज हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली सीरीज का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ से आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के अपनी तैयारी पर ध्यान देना है और रिवीजन भी करते हुए चलना है। ठीक है, अपना लक्ष्य खुद तय करो और प्रयास करो। तुम गिरोगे फिर उठना, फिर गिरोगे फिर उठना, फिर गिरोगे फिर उठना। मत झुकना, मत थकना, लगातार चलते रहना। लक्ष्य निश्चित तुम्हारा है। थैंक यू।